नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 3 शिक्षण अधिगम। और ये तीसरे यूनिट का आज हमारा 7वां वीडियो है, जिसका विषय है कुर्ट लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। तो हम अधिगम के जो सिद्धांत है उसी सीरीज में आज का जो सिद्धांत होगा वो होगा हमारा कुर्ट लेविन का सिद्धांत। तो जिस तरह से हमने हर मनोवैज्ञानिक के अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, उसके जो संप्रत्यय हैं उनके बारे में पढ़ा है, उस सिद्धांत के कितने अन्य नाम हैं उन अन्य नामों के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से आज के वीडियो में हम कुर्ट लेविन के अधिगम के सिद्धांत के बारे में, उससे संबंधित जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में, और इस क्षेत्रीय सिद्धांत के जो संप्रत्यय हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में आप देखेंगे आरपीएससी से अपलोड करके तो तीसरे यूनिट में जो अधिगम के जो सिद्धांत है उसमें एक शब्द है संप्रत्यय। तो उन संप्रत्ययों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद इस कुर्ट लेविन के अधिगम के सिद्धांत के बारे में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो पढ़ते हैं कुर्ट लेविन के अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत विस्तार से। तो आज हमारा ये 5वां सिद्धांत है। इससे पहले हम 4 सिद्धांत पूरे कर चुके हैं जो आपने देख ही लिए होंगे। तो कुर्ट लेविन का जन्म 1890 में जर्मनी में हुआ था। तो जिस तरह से हमें सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी यहाँ पढ़ लेनी चाहिए, तो उसी तरह से जो कुर्ट लेविन है क्षेत्रीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका जन्म हुआ था 1890 में, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन 1917 में कुर्ट लेविन के द्वारा किया गया। तो ये दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु है जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और दूसरा बिंदु है अधिगम का जो इनका प्रतिपादित किया गया जो सिद्धांत है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, उसका जो प्रतिपादन है वो उन्होंने कब किया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा 1917 में। कुर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद का पूर्ण समर्थन करते हैं, और इससे जो पिछला जो चौथा हमने सिद्धांत पढ़ा था कोहलर के द्वारा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वहाँ पर हमने गेस्टाल्ट शब्द के बारे में पढ़ा था, गेस्टाल्टवाद के समर्थक जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में पढ़ा था, और इसका गेस्टाल्ट शब्द का जो हिंदी में जो अर्थ हमने पढ़ा था संपूर्णवाद या समग्रवाद, उन सारी चीज़ों के बारे में जो चर्चा करी थी। तो उसी के संदर्भ में आपको ये भी याद रखना है कि जो कुर्ट लेविन है वो भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसी यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो सिद्धांत उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शास्त्रीय सिद्धांत और एक क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्षेत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत गेस्टाल्टवाद हमने पढ़ा था, और क्षेत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ही कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत भी आता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि सिद्धांत के वर्गीकरण के हिसाब से भी हम देखें तो दोनों के दोनों गेस्टाल्टवाद और कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय अधिगम का जो सिद्धांत है वो क्षेत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए इनको इसका पूर्ण समर्थक माना जाता है। कुर्ट लेविन को संगठनात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक, समूह गतिशीलता का प्रतिपादक और सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। तो यहाँ पर 3 बिंदु आपको कुर्ट लेविन से जोड़कर याद रखना है। 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि संगठनात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो हमारा जवाब होगा कुर्ट लेविन। समूह गतिशीलता के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जवाब भी हो जाएगा कुर्ट लेविन। और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा कुर्ट लेविन। तो तीनों को आपको याद रखना है कि तीनों जो मनोविज्ञान हैं, इन तीनों प्रकार के मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक हैं, जो सिद्धांत बताने वाले हैं, वो भी हमारे आज के मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि संज्ञानात्मक संरचना को ही लेविन ने क्षेत्र कहा है। तो यहाँ से शुरू होती है उनके अधिगम सिद्धांत में जो बिंदु है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर जो प्रमुख इन्होंने अपने सिद्धांत में बल दिया, अपने अध्ययन में इन्होंने जो बल दिया, अपने वर्णन में जो इन्होंने बताया, वहाँ पर मुख्य रूप से क्षेत्र शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इस बिंदु को आपको समझना है तो क्षेत्रीय सिद्धांत आपके समझ में आ जाएगा
कि संज्ञानात्मक सिद्धांत कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो संज्ञानात्मक हमने ऊपर भी पढ़ा था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी इनको माना जाता है। तो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो क्षेत्र अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? तो नीचे यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो संज्ञानात्मक संरचना है उसी को कुर्ट लेविन ने क्षेत्र कहा है। इसीलिए इनके जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसका नाम है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। तो इस बिंदु से आपको इसके जो सिद्धांत का जो नाम है वो समझ में आ गया होगा। क्षेत्र मनोविज्ञान शब्द कुर्ट लेविन का ही है। यहाँ पर अगला जो बिंदु निकल कर आता है कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत का, वो ये है कि जो क्षेत्र शब्द इन्होंने यूज किया अपने सिद्धांत के नाम में, तो वो क्षेत्र शब्द इन्होंने कहीं बाहर से या दूसरे मनोवैज्ञानिक से नहीं लिया है। क्षेत्र मनोविज्ञान जो शब्द है ये इनके खुद की देन है, कुर्ट लेविन का खुद का ये शब्द है। और इसके अनुसार प्राणी व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित है। तो इनका जो प्रयोग का, इनके जो सिद्धांत का जो निष्कर्ष है वो इस तरह से ये बताते हैं कि जो व्यक्ति का या प्राणी का जो व्यवहार है उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित है। तो जिस भी क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र का जो वातावरण है वो प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इस तरह से उन्होंने क्षेत्र शब्द के बारे में ही अपना जो प्रयोग है, अपना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। लेविन ने इस बात पर बल दिया कि व्यवहार वर्तमान जीवन क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं पिछले जो 3 बिंदु मैंने आपने बताए हैं उन तीनों बिंदुओं में ही इन्होंने क्षेत्र के ऊपर चर्चा करी है। तो तीनों तरह से अलग अलग तरह से इन्होंने क्षेत्र शब्द की व्याख्या की है, क्षेत्र शब्द को समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो आप भी इस हर बिंदु को अपनी नोटबुक में नोट करके और आपको थोड़ा सा इसको इजी वे में पढ़ना है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इन्होंने क्षेत्र के बारे में क्या क्या बताया और किस तरह से हमें उसको याद रखना है। तो अगला बिंदु है कि लेविन ने यानी कुर्ट लेविन ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान जीवन क्षेत्र पर आधारित है, न कि भूत भविष्य के जीवन क्षेत्र पर। तो वर्तमान जो यानी प्राणी का जो व्यवहार है, ऊपर भी बताया कि जो व्यवहार है वो आसपास का जो वातावरण है उसमें उपस्थित कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, संचालित होता है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि जो प्राणी या व्यक्ति का जो व्यवहार है वो वर्तमान जीवन क्षेत्र पर आधारित है, न कि भूत और भविष्य के जीवन क्षेत्र पर। लेविन ने इसे निम्न सूत्र के रूप में व्यक्त किया है और इसी वर्तमान जीवन क्षेत्र को बताने के लिए या फिर व्यवहार को जीवन क्षेत्र किस तरह से प्रभावित करता है, वातावरण किस तरह से प्रभावित करता है, उसी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक सूत्र भी दिया है। तो इस सूत्र का संबंध भी आपको कुर्ट लेविन से रखकर ही याद रखना है। इन्होंने अपने सूत्र में जो 4 जो अक्षर हैं, इंग्लिश के वर्ण हैं, उनका प्रयोग किया है। पहला इनका जो शब्द है वो है बी। तो ये सूत्र है इनका ऊपर ही ऊपर, फिर इनको नीचे हम समझेंगे अलग अलग शब्दों को। इन्होंने सूत्र दिया बी बराबर एफ कोष्टक पी गुणा ई। तो ये जो एफ है ये पी गुणा एफ का गुणन है। अब इसको इस तरह से समझेंगे, चारों को अलग अलग समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है बी, उसका मतलब है इंग्लिश में बिहेवियर और हिंदी में उसको कहते हैं व्यवहार। दूसरे नंबर पर जो एफ है उसका मतलब है फंक्शनल ऑफ। फंक्शनल ऑफ का मतलब है हिंदी में परिणाम। तो जो व्यवहार है वो ही परिणाम है। अब ये किसका परिणाम है? तो इन 2 चीज़ों का ये परिणाम है। यानी ऊपर जो 3 बिंदुओं में, लास्ट 3 बिंदुओं में जो बात इन्होंने बताने का प्रयास किया है उसी बात को इस सूत्र के माध्यम से वो समझा रहे हैं। तो व्यवहार एक परिणाम है। किसका परिणाम है? तो पी और ई का। तो पी का मतलब व्यक्ति और ई का मतलब वातावरण, पर्सन और इन्वायरमेंट। तो व्यक्ति के वातावरण के जो कारक हैं उन कारकों का जो परिणाम है वो ही व्यवहार है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए और सूत्र भी आपको याद हो जाना चाहिए। बी बराबर एफ कोष्टक पी गुणा ई। ये सूत्र किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। और कौन से सिद्धांत के समर्थन में दिया है? तो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत के समर्थन में दिया है। अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सूत्र में बी का मतलब क्या है, एफ का तात्पर्य क्या है,
P गुणा बराबर F होगा। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको याद रखनी है कि व्यवहार परिणाम है, किसका परिणाम है, वातावरण का परिणाम है। जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है उस वातावरण के सभी कारकों का जो परिणाम है वो ही व्यक्ति का व्यवहार कहलाता है। तो चारों को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। तो एक ही चीज़ को, इस व्यवहार को, इस क्षेत्र को समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से सूत्र और वर्णन किया है। कुर्ट लेविन के अनुसार प्राणी के व्यवहार को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। यदि वातावरण नहीं हुआ तो व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर उसी बात को और तरीके से वो समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कुर्ट लेविन कहते हैं कि प्राणी का जो व्यवहार है उसको वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इसलिए इनको गैस्टाल्टवाद का समर्थक भी माना जाता है, क्योंकि गैस्टाल्टवाद भी यही मानता है कि किसी भी चीज़ को जो प्राणी है या जो अधिगम करता है वो पूर्ण रूप में देखता है, अलग अलग रूपों में उसको नहीं देखता है। तो उसी बात को अलग तरह से ये कहते हैं कि जो प्राणी का जो व्यवहार है उसको वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता, और यदि वातावरण है ही नहीं तो व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत में वातावरण को एक प्रमुख कारण माना है, अधिगम में या फिर व्यवहार में, व्यवहार परिवर्तन में। व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं एवं मूल प्रवृत्तियां उसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं या बल देती हैं। तो यहाँ पर हर बिंदु को आपको याद रखना है। मैंने हर बिंदु को अलग अलग पॉइंटों में, इसके सिद्धांत के जो बिंदु हैं उसको अलग अलग पॉइंटों में विभाजित करके यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आपको अलग अलग बिंदुओं में इसे याद रखना है। आगे कुर्ट लेविन बताते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं जीवन में, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं या फिर व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, हमने जो मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी पढ़ा था पिछले वीडियो में। मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने अलग बताई है। तो उन्हीं मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुर्ट लेविन इन तीन चीज़ों को मानते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं या मूल प्रवृत्तियां हैं, उसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसको? व्यक्ति को। या फिर प्रेरित कर सकते हैं या फिर इसको बल कह सकते हैं। तो व्यवहार करने के लिए जो चीज़ बल देती है वो कौन कौन सी है? आवश्यकताएं, इच्छाएं या मूल प्रवृत्तियां। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार करने के लिए जो प्रेरित करने वाले जो बिंदु हैं, कारक हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आवश्यकताएं, इच्छाएं और मूल प्रवृत्तियां। इच्छाओं में आवश्यकता की पूर्ति हेतु साधन हमारे सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित होते हैं। तो ऊपर इन्होंने बताया कि जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, वो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इच्छा पूर्ति के लिए जो प्रेरणा देती हैं, वो आवश्यकताएं वगैरह जो देती हैं, उसी को आगे बताते हैं कि इच्छाएं व आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, यानी व्यक्ति की जो इच्छा है, व्यक्ति की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हेतु जो सारे के सारे जो साधन हैं, जो हमारे जो वातावरण है उसमें उपस्थित है। और इस वातावरण को फिर आगे जाकर उन्होंने दो भागों में बांटा है कि किस तरह के वातावरण में ये साधन उपलब्ध हैं। तो सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में ये चीज़ें उपलब्ध है। कुर्ट लेविन का मानना है कि कुछ बल हमारे व्यक्तित्व से होते हैं जो हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं, तथा कुछ बल ऐसे होते हैं जो हमारे सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण में होते हैं, जो हमें सामाजिक व प्राकृतिक क्षेत्र के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऊपर वाले बिंदु में दो शब्द यहाँ पर आए थे, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण। तो उसी से संबंधित ही अगला बिंदु यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि कुर्ट लेविन मानते हैं कि कुछ बल हमारे व्यक्तित्व से होते हैं जो हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। तो यहाँ जाकर वो जो बल शब्द है इसको भी वो दो भागों में बांट देते हैं। एक बल वो जो हमारे व्यक्तित्व से होते हैं, और इस बल का क्या कार्य है? हमारी इच्छाओं पर यह आधारित होता है। और दूसरे प्रकार का बल है कि कुछ बल ऐसे होते हैं जो हमारे सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण में होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आगे मैंने अलग भी इसको लिखा है कि बल दो तरह का है। एक तो हमारा व्यक्तिगत बल और एक वो बल जो हमें सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण से मिलता है। तो व्यक्तिगत बल का जो संबंध है जो हमारी इच्छाओं से है, और सामाजिक बल का जो संबंध है
वो प्राकृतिक क्षेत्र के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर बल वाली जो बात है वो आपके समझ में आ गई होगी। अब इन दो बलों के बारे में आगे चर्चा करते हैं, यानी एक दूसरा जो बिंदु है वो आगे वाले बिंदु से जुड़ा हुआ है। जैसे ऊपर वाले बिंदु में सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण की चर्चा करी, फिर उसके अगले बिंदु में उन दोनों के बारे में विस्तार से थोड़ा बताया, फिर वहाँ पर दो प्रकार का जो बल आया है उसी को आगे हम अब दो बलों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि दो बल आपस में अंतः क्रिया करते हैं, यानी परस्पर ये क्रियाएं करते हैं, दोनों के दोनों बल, व्यक्तिगत बल और सामाजिक और प्राकृतिक बल, जिसके कारण बीच का रास्ता निकलता है जिसे हम परिणामी बल कहते हैं। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया है, परिणामी बल। इसकी परिभाषा क्या है? यानी व्यक्तिगत बल और सामाजिक बल के बीच में जो अंतः क्रिया होती है, उस अंतः क्रिया के कारण एक तीसरा जो बीच का रास्ता निकलता है उसे हम परिणामी बल कहते हैं। यह परिणामी बल हमें दिशा देगा कि किस प्रकार का व्यवहार करना है। और ये जो तीसरा जो रास्ता निकलता है, बीच का जो रास्ता निकलता है, यही रास्ता आगे जाकर हमें बताता है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो व्यवहार के लिए दोनों प्रकार के बल जिम्मेदार हैं, व्यक्तिगत बल भी जिम्मेदार है और सामाजिक और प्राकृतिक बल भी जिम्मेदार है। फिर ये दोनों बल आपस में जब अंतः क्रिया करेंगे तो दोनों के बीच में जो द्वंद्व होगा, उसी के बीच में से एक तीसरा रास्ता निकलता है, उसे हम परिणामी बल कहेंगे और ये परिणामी बल ही हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर अलग बात निकल के आती है कि हमारे व्यवहार के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है या प्रभावी होता है, तो वो होता है परिणामी बल। कुर्ट लेविन ने आंतरिक व्यक्तिगत परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पर आगे जाकर कुर्ट जो लेविन है वो फिर जो व्यक्ति की जो आंतरिक व्यक्तिगत परिस्थितियाँ हैं इसको दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आपको याद रखनी है। पहली है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। इसमें व्यक्ति की इच्छाएं, रुचि, क्षमता, योग्यता आदि आते हैं। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण व वातावरण। यह प्राणी के सामाजिक व भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है। दोनों का वर्णन हमने ऊपर पढ़ लिया है। मनोवैज्ञानिक शब्द को यहाँ हटा दें हम दोनों ही जगह से, तो हमारे सामने दो शब्द शेष रहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने शब्द शेष रहता है व्यक्ति और यहाँ पर हमारे सामने रहता है वातावरण या पर्यावरण। तो दोनों ही बातें आपको ऊपर समझा दी गई है कि दो भागों में इन चीज़ों को बांटा है। एक तो व्यक्ति, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इच्छाएं आती हैं, रुचि आती है, क्षमता आती है, योग्यता आती है। दूसरा है वातावरण और पर्यावरण। तो इसमें सामाजिक और भौतिक पर्यावरण दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आपको इसको भी याद रखना है कि कुर्ट लेविन ने आंतरिक व्यक्तिगत परिस्थितियों को कितने भागों में बांटा है और कौन कौन सी हैं? तो दो भागों में बांटा है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। कुर्ट लेविन कहते हैं इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर वो एक छोटी सी परिभाषा बनाते हैं कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक होता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये बात किसने कही है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये भी क्योंकि परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको भी शामिल किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने ही ये बात कही है, आपको ये याद रखना है। लेविन के अनुसार बल दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि हर बिंदु में कोई नया शब्द आया है, तो उस नए शब्द को इन्होंने फिर आगे वाले बिंदु में समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो ऊपर वाले बिंदु में बल शब्द आया था, तो आगे जाकर इसी बल के ऊपर वो चर्चा करते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि कुर्ट लेविन के अनुसार जो बल है वो कितने प्रकार का है? तो दो प्रकार का बल होता है। कौन कौन सा है? तो पहले का नाम है आकर्षण बल और दूसरे का नाम है विकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या होता है? जो हमें या व्यक्ति को लक्ष्य के पास ले जाता है उसको हम आकर्षण बल कहते हैं, और जो बल लक्ष्य से दूर ले जाता है उसको हम विकर्षण बल कहते हैं। तो ये दो प्रकार के बल कुर्ट लेविन ने बताए हैं। इन्हीं दोनों बलों को हम धनात्मक कर्षण या ऋणात्मक कर्षण भी कह सकते हैं। तो आकर्षण बल को हम धनात्मक कर्षण कहेंगे और विकर्षण बल को ऋणात्मक कहेंगे, क्योंकि ऋणात्मक बल हमें लक्ष्य से दूर ले जाता है इसलिए इसको ऋणात्मक कहते हैं, और एक बल हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है इसलिए इसको पॉजिटिव कर्षण भी हम कहते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों बलों को दोनों नामों से यहाँ पर आपको याद रखना है।
अब जैसे हमारे सिलेबस में एक शब्द है जो मैं स्टार्ट में आपको बताया भी था, संप्रत्यय। और हर सिद्धांत के साथ साथ ये संप्रत्यय मैंने बताए हैं, क्योंकि सिलेबस में संप्रत्यय शब्द पर भी इन्होंने जोर दिया है। तो संप्रत्यय का मतलब आप समझ लीजिए, संप्रत्यय का मतलब क्या है कि हर सिद्धांत से संबंधित जो शब्दावली है और उस शब्दावली की जो व्याख्या है, उससे संबंधित जो वर्णन है, उसको आपको याद रखना है। वो सारे जो शब्दावलियों से संबंधित जो शब्द हैं वो ही संप्रत्यय कहलाते हैं। तो आज का जो कुर्ट लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत से संबंधित जो संप्रत्यय शब्दावली है उसको यहाँ हम देखते हैं। तो उसी शब्दावली में सबसे पहला शब्द है सदिश। यही इसको ही हम संप्रत्यय कहते हैं। तो सदिश का मतलब समझते हैं कि जब हम कर्षण शक्ति को, अब कर्षण शक्ति क्या होती है ये हम समझ चुके हैं, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि दो कर्षण होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। उसी की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जब हम कर्षण शक्ति को दिशाओं के साथ प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम सदिश कहते हैं। स का मतलब होता साथ और दिश का मतलब है दिशाएं। तो कर्षण शक्ति को एक निश्चित दिशा में प्रदर्शित करना सदिश कहलाता है। इसके अंतर्गत यह जानना आवश्यक है कि कौन सी कर्षण शक्ति हमें लक्ष्य की ओर ले जा रही है और कौन सी हमें लक्ष्य से दूर ले जा रही है। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति को जो पहचानने की जो प्रोसेस है, पहचानने की जो शक्ति है, पहचानने का जो ज्ञान है, उसे ही हम सदिश कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि कौन सी शक्ति कौन सी दिशा में कार्य करती है, इसी को हम सदिश कहते हैं, दिशा के साथ। अगला जो इनका संप्रत्यय है, अगला जो पॉइंट है वो है द्वंद्व। इसी सिद्धांत से संबंधित पहला शब्द हो गया सदिश और इस सिद्धांत से संबंधित दूसरा शब्द है द्वंद्व। यानी जब कई तरह के कर्षण आ जाते हैं तो उस स्थिति में द्वंद्व उत्पन्न होता है। द्वंद्व का मतलब तो दो चीज़ें। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक रास्ते खुले होते हैं। तो वहाँ पर हमने पीछे भी देखा था, एक परिणामी बल शब्द आया था। वो परिणामी बल यही है कि जब व्यक्ति के सामने दो रास्ते निकलते हैं तो उन दो रास्तों के बीच में जब द्वंद्व होता है तो एक तीसरा रास्ता निकलता है। तो ये उसी स्थिति को हम द्वंद्व की स्थिति कह सकते हैं। और ये कब आती है? जब व्यक्ति के सामने कई तरह के कर्षण आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक कर्षण भी है जो उसको लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, और एक ऋणात्मक कर्षण है जो उसे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। तो इस स्थिति में जो उसकी स्थिति होती है उसको हम द्वंद्व कहते हैं। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक रास्ते खुले हों। अब द्वंद्व तीन प्रकार का इन्होंने माना है। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि द्वंद्व कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का। कौन कौन से हैं? पहुँच पहुँच द्वंद्व, यानी दोनों में पहुँच शब्द है। एक है पहुँच और टालना, यानी एक लक्ष्य में पहुँच की इच्छा होना और एक में टालने की इच्छा होना। और तीसरा है टालना टालना, यानी ऐसी स्थिति होना जहाँ पर दोनों चीज़ों को टालना पड़े। क्योंकि ऊपर पढ़ा है कि सदिश शब्द में हमने पढ़ा है कि कौन सी दिशा में हमें अग्रसर होना है। तो उसी शब्द को यहाँ पर उसी से रिलेटेड करके आपको इन तीन प्रकार के द्वंद्वों को याद रखना है। पहुँच पहुँच यानी दोनों ही लक्ष्य हैं जहाँ पर इच्छा होती है कि इसको प्राप्त करना है। एक लक्ष्य के प्रति प्राप्त करने की इच्छा, एक के प्रति टालने की इच्छा, या फिर दोनों को टालने की इच्छा। तो हमें द्वंद्व को भी याद रखना है और द्वंद्व के प्रकारों को भी याद रखना है। अगला जो संप्रत्यय है यानी तीसरा जो शब्द है इस सिद्धांत को, बाधा या अवरोध। यानी द्वंद्व के कारण बाधा उत्पन्न होती है और यह समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इसे ही हम अवरोध कहते हैं। यानी कोई चीज़ बाधा बनती है, कोई रास्ते में रुकावट आती है, उसी को हम बाधा के रूप में जानते हैं। अगला जो संप्रत्यय है वो है तल रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोपोलॉजी। और ये कुर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत का एक मुख्य संप्रत्यय है, मुख्य बिंदु है। इसको आपको स्पेशल रूप से याद रखना है, तल रूप। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे लास्ट में कि जो कुर्ट लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है उसका एक नाम ये भी है, तल रूप सिद्धांत। इसलिए इसको आपको इस शब्द को अच्छी तरह से आपके दिमाग में बिठा लेना है। तो ये तीसरा संप्रत्यय तल रूप। लेविन के अनुसार जीवन के दायरे का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तल रूप जीवन दायरे की सीमा को बताता है। तो यहाँ पर इस बिंदु से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात हो ये है कि तल रूप क्या है। तो तल रूप वह है
जो जीवन दायरे की सीमा को बताता है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऊपर बताया कि जो जीवन का दायरा उसकी कोई निश्चित दिशा या निश्चित आकार नहीं होता है। तो निश्चित आकार नहीं होने के कारण समस्या व्यक्ति के सामने, प्राणी के सामने रहती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए कुर्ट लेविन ने तल रूप शब्द का जो प्रतिपादन है वो किया है, क्योंकि ये तल रूप हमें जीवन दायरे की सीमा को बताता है। जीवन दायरे की संरचना उसमें उपस्थित कर्षण व सदिश के अनुसार बदलती रहती है। तो ऊपर जो संप्रत्यय हैं दोनों, सदिश और कर्षण, दोनों इसमें आ गए हैं कि जीवन दायरे की जो संरचना है वो किसके अनुसार बदलती रहती है। तो जो कर्षण है, धनात्मक और ऋणात्मक कर्षण से भी जीवन दायरे की संरचना बदलती है। और सदिश यानी कौन सी दिशा में कार्य करना है, कौन सी दिशा में कार्य नहीं करना है, ये बात भी जीवन दायरे की संरचना को बदलती रहती है। तो यहाँ पर दोनों आपको याद रखना है कि जीवन दायरे की संरचना को बदलने में कितने तत्व काम करते हैं। तो दो हैं, कर्षण और सदिश। अगला संप्रत्यय है गठन और पुनर्गठन। यहाँ भी दोनों ही शब्दों को लिया है, कर्षण और सदिश। तो कर्षण व सदिश के गठन व पुनर्गठन से धारणा या अनुभूति विकसित होती है। तो यहाँ पर एक धारणा या जो अनुभूति है व्यवहार के प्रति, लक्ष्य के प्रति, वो किससे उत्पन्न होती है? कर्षण और सदिश से। और इसी धारणा और अनुभूति विकसित करने की जो शब्दावली है, संप्रत्यय, उसे हम कहते हैं गठन और पुनर्गठन। अगला संप्रत्यय है गति। यह बलों को कम ज़्यादा करने में लगी रहती है। तो जो बल है धनात्मक और ऋणात्मक, जिसको हम विकर्षण या कर्षण भी कहते हैं, तो उस बलों को कम ज़्यादा करने वाली जो क्रिया है, जो चीज़ है, उसी को हम गति कहते हैं। और गति के रूप में हमें अधिगम की प्राप्ति होती है। तो यही सिद्धांत का निष्कर्ष है। इन्हीं संप्रत्ययों से आप समझ सकते हैं कि लास्ट में जो हमारा जो उद्देश्य है हर सिद्धांत का, वो है अधिगम। तो इसी तरह से जो अधिगम की जो प्राप्ति होती है वो इसी गति के रूप में होती है। लास्ट हमारा इस वीडियो का ये सिद्धांत का बिंदु है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम। तो जैसे आपको हर नाम से हर सिद्धांत को याद रखना है, क्योंकि बार बार बताता हूँ कि किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है सिद्धांत से। तो आज का हमारा जो क्षेत्रीय सिद्धांत है उसके जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? तो इसके अन्य नाम है, पहला नाम है लक्ष्य का सिद्धांत, दूसरा नाम है अधिगम का तलरूप सिद्धांत। तो ये जब हम पढ़े थे संप्रत्ययों में तलरूप टोपोलॉजी, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एक नाम अधिगम का तलरूप सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने इसको दिया है। इसी सिद्धांत का तीसरा नाम है प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, चौथा नाम है सदिश का सिद्धांत। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि इस सिद्धांत का सदिश नाम क्यों है, क्योंकि ये भी संप्रत्यय में हमने इस शब्द को भी पढ़ा है। पांचवा इसका नाम है सही दिशा का सिद्धांत, यानी अंत में जो व्यक्ति जब द्वंद्व में होता है और उसको निश्चित दिशा मिल जाती है, जिसको हम परिणामी बल कहे थे, इसीलिए इसका जो अगला नाम है वो है सही दिशा का सिद्धांत। छठा इसका नाम है व्यवहार गति का सिद्धांत। सातवां इसका नाम है गत्यात्मक विकास का सिद्धांत। और आठवां नाम है समूह गतिशीलता का सिद्धांत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुर्ट लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है उसके अन्य जो नाम है वो 8 नाम है, और 8 नामों को याद रखना है, क्योंकि सिद्धांत के नाम है तो किसी भी नाम से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक सिद्धांत को हम एक साथ पढ़ते हैं तो उससे संबंधित सारी बातें भी याद हो जाती है, और दूसरे सिद्धांत के साथ उसका कन्फ्यूज भी जो होता है वो नहीं हो पाता है, दूर हो जाता है। तो इस तरह से हर सिद्धांत की तरह मैंने इस सिद्धांत को भी आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसकी जो विषय वस्तु वो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।